अच्छा, चलो फ़ोन में ही हो रही है रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। अच्छा, कड़वा सच ये है कि क्लास 12th का रिज़ल्ट आया परसों परले दिन, जिस दिन आपकी क्लास मैंने कैंसल करी थी और रिज़ल्ट देखने के बाद ना बड़ा अफ़सोस हुआ, बहुत अफ़सोस। और अफ़सोस की बात ये थी कि अगर आप लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि भई हम लोग नहीं देखते हैं, फिर गूगल हम लोग नहीं सर्च करते हैं, ठीक है? बट ऑब्वियसली मैंने जिन बच्चों को ऑफलाइन स्कूल में इतने दिन पढ़ाया, एक 11th तो पूरा सेशन मैंने पढ़ाया ही था उनको। तो 12th में आने के बाद जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ठीक है? तो ऑलरेडी 1 साल के अंदर पता लग जाता है कि कौन आपको क्या रिज़ल्ट देने वाला है और मोर और लेस 2, 4, 5% 2-3% का ऊपर-नीचे होता है, प्लस माइनस वेरिएशन। अदरवाइज़ हमारी जो असेसमेंट होती है किसी एक के लिए ड्यूरिंग द क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस इन फैक्ट, तो वो बिल्कुल ना करेक्ट होती है कि ये बच्चा ना इतनी स्कोरिंग करेगा, ये इतनी स्कोरिंग करेगा। 1 और 2 सरप्राइज़ेज़ आर ऑलवेज़ देयर, बट अब की बार का जो रिज़ल्ट था, उससे ना बड़ा अफ़सोस हुआ कि जहाँ मुझे उम्मीद थी, जिन बच्चों से बहुत उम्मीद थी, शायद वो इसी तरीके से ईमानदारी की वज़ह से मारे गए। क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट प्री-बोर्ड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि दे वर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन्स और वो जेईई मेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा था यार हमारा टारगेट कुछ और है और ऐसे वाली सिचुएशन में जनरली वी अलाउ देम कि चल भई कर लो कोई बात नहीं, ठीक है? प्री बोर्ड ही तो है, कौन-सा बोर्ड है, फ़र्क तो नहीं पड़ता, कर लो। तो ये नहीं पता था कि अब की बार असेसमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो उससे कुछ बच्चों के लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है? बट ऐसे वाली सिचुएशन में आपको अब ये समझना चाहिए कि क्या करना है। तो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, बहुत खुल के मैं बोल नहीं सकता बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? हाँ, देखो हार्ड वर्क का जो सब्स्टिट्यूट है, वो कुछ नहीं होता। देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर हाईएस्ट ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के बाद लोग देखो वहाँ पहुँचने के लिए आपने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ यूज़ करा, आप पहुँच गए। बट वहाँ जाके सर्वाइव तो आपको खुद ही करना है, ठीक है? अब आईआईटीज़ जैसी इंस्टीट्यूशंस में इंडिया की तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है? अब वहाँ पहुँचने के बाद कैन यू इमेजिन कि एक लार्ज परसेंटेज, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट्स 3rd और 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में ड्रॉप कर देता है आईआईटी। एक वो बच्चा जो कि लाखों बच्चों में से स्क्रूटनाइज़ करके, एग्ज़ामिनेशन लेके आईआईटी के सिलेक्शन पैनल ने बाहर निकाला कि भई अब ये बच्चा आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग करने के लायक है। सब्सिडाइज़्ड फीस के ऊपर वो बच्चा पढ़ता है और सोचो 5th सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में वो प्रेशर कोप अप नहीं कर पाता और ड्रॉप आउट कर जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका अगर आप सबसे बड़ा कारण ढूँढो, तो आपके अंदर ही छुपा है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जैसे जो लोग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जेईई, आईआईटी मतलब फिटजी वगैरह में, नारायणा, चैतन्य ऐसे वाले इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बच्चे जाते हैं, आजकल वहाँ पर एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल्ड करना शुरू कर दिया उन्होंने बच्चों को। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहीं खत्म होता जा रहा है, स्क्रैच से। ऐसे वाले बच्चे क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और वो जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वो इतनी खतरनाक है कि अल्टीमेटली जब आप जाओगे आईआईटीज़ के अंदर, अब ऑब्वियसली मैंने खुद इंजीनियरिंग करी हुई है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर सेमेस्टर के अंदर आपको 5 नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 6 महीने के अंदर आपकी 3 बार असेसमेंट होती है उसकी, ठीक है? अब 5 नए सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में अगर आपको पढ़ने हैं और वहाँ पर जो पेपर होता है, वो सब्जेक्टिव पेपर होता है और आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, वो बहुत टेक्निकल होनी चाहिए। वो ना हो के अगर आप वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ काम करते हो, तो फिर एट पार जो मार्क्स आने चाहिए, वो नहीं आते। फिर उससे नीचे आते हैं तो आपकी री आती है,
री आती है तो नंबर ऑफ एग्जाम्स टू बी क्लियर्ड वो पाइल अप होते चले जाते हैं, और फाइनल सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, या फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप दब जाते हो बिल्कुल, कि भाई मैं करंट सेमेस्टर का पढ़ूं या पिछले से पिछले सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट्स जो मेरे रह गए थे वो क्लियर करने के लिए वो पढ़ूं। तो ये सोचो कि आपकी जो अप्रोच कैसी होनी चाहिए। आपकी अप्रोच बहुत टेक्निकल होनी चाहिए, सब्जेक्टिव होनी चाहिए। चीजों को एनालिटिकल अप्रोच अपनी बनाओ और एनालाइज करो पहले, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाई सब्जेक्टिव मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई कि करना क्या है? यस सर। हाँ, तो प्योरली ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, और आजकल मैक्सिमम बच्चे उसी के पीछे भाग रहे हैं, और अगर आप उसके पीछे भागते हो तो बेटा बहुत खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाते हैं बाद में बच्चे। ऐसे वाले बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जेई क्रैक करा, सब कुछ करा, बट वहां जाके मतलब अब आप सोचो ना कि 15,000 सीट्स हैं, 15,000 बच्चे अगर मान लो क्लियर होते हैं और उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो लाखों में से 15,000 बहुत कम है यार। ठीक है ना? अब वो बच्चा वहां जाता है तो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच करते हैं, बट टॉप नॉच तो कितने रह जाते हैं? थोड़े से। इसीलिए आईआईटीज के अंदर जो प्लेसमेंट्स हैं वो सिर्फ 40% है, बाकी 60% बच्चे को प्लेसमेंट मिल ही नहीं पाती। कैन यू इमेजिन कि आईआईटी में से किसी को प्लेसमेंट ना मिले? तो बहुत हार्ड टाइम्स होते हैं वहां पर, तो वहां पढ़ाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। चलो मूव करते हैं आगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है कनेक्टेड मोशन। एंड कनेक्टेड मोशन में हम बात करेंगे आज पुली के बारे में। चलो, कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन को करने के लिए बेटा बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट बुक्स के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूलाज दे रखे हैं। याद करो, यूज भी करो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको एग्जाम क्रैक करना है, जिस एग्जाम को क्रैक करके आपको आगे जाना है, वहां ये टेक्निक काम आएगी। बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या है। मान लो कि आपके पास ये एक पुली है, और इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग हमने बाउंड कर रखी है, एंड देयर आर two masses attached to two different ends of the string. अब let's say this is mass m1 and this is mass m2. अब ये जो पुली होती है इसके लिए कुछ assumptions है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए कुछ assumptions हैं। विदाउट दोज assumptions अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। assumption क्या है कि ये पुली कैसी है? massless and frictionless। ठीक है, कैसी पुली है? massless and frictionless। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स भी strings are also massless and frictionless। ठीक है, बेटा आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो? यस सर। तो मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज, मैं सुन नहीं पा रहा। ओह सॉरी तो सर। strings are also massless and frictionless। ठीक है, अब पुली आपने देखी है पहले कभी? देखी है? बेटा हाँ या ना कुछ तो बोलो।
Okay, sir. मैंने पूछा क्या आपने पहले पुली देखा है? Yes, sir. बहुत बारी देखा है Yes, सर, वेल्स में देखा है सर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा है, ओके बहुत ओके सारी ओके जगह पे देखा है। ओके 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 वेल्स कहाँ देखे अनुभव? सर कभी कभी आप हरियाणा साइड पे जाते हो, कंट्री साइड में कभी हाँ, घूमने, हाँ, हाँ तो हाँ। आप बहुत सारी जगह पे वेल्स होते हैं, कभी कभी दिख जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैंने तो अरे देख सर आप कभी साउथ की साइड में रोड ट्रिप पे जाना, आपको दिख जाएंगे। अच्छा, मैं तो रहता ही हरियाणा में हूँ, मुझे तो दिखे नहीं यार। सर मेरे को पता नहीं किसी साइड, साउथ साइड पे कहीं भी देखे थे हाँ, ये हमारी साइड में खत्म हो गए होंगे ना, उस साइड होते हैं। सर, लेकिन दिख जाते कभी कभी इसलिए। हाँ, तो वेल्स अगर आपने देखे हैं या टीवी में देखे होंगे वेल्स, यार टीवी में देख लो ना। टीवी में तो ठीक है? बहुत देखे हैं सर। हाँ, तो वेल्स अगर वहां देखे हैं तो उसके ऊपर एक पुली होती है, पुली के ऊपर एक रोप बाउंड कर रखी होती है, फिर एक बाल्टी नीचे जाती है, उसको ऐसे खींचते हैं, वो पुली है। अब पुली जो एक पॉइंट पर रहती है, फिक्स रहती है। अब हो क्या रहा है, मान लो कि ये जो मास है m2, इट इज हेवियर देन m1, लेट m2 इज ग्रेटर देन m1। तो उस केस में ये मास नीचे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a, और ये ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। सर हाँ बेटा, सर ये M2 के ऊपर जो हमने फ्रिक्शन लेस हमने अज्यूम करा है वाले व्हील के अंदर, सर हाँ। इसमें फ्रिक्शन कहाँ से लग रहा है सर, किसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रही है? देखो सुनो, आपने पुली के ऊपर रोप को बाउंड करा, हाँ जी सर, यस। तो देयर विल बी सम फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली। हाँ सर, पुल करते वक्त, यस। पहली चीज। दूसरा, जो पुली है इट मस्ट बी फिक्स्ड विद सम हैंगिंग बॉडी, जिसके Yes. ऊपर वो इस तरीके से रोटेट करेगा। तो यहां पर भी जो फ्रिक्शन है वो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी पुली फिक्स्ड है और जिसके भी अराउंड पुली मूव कर रहा है, वी आर कंसिडरिंग दैट वहां पर पुली और उस पर्टिकुलर स्टैटिक बॉडी के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन। जो आपकी स्ट्रिंग है और पुली है उसके साथ देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, ओके सर, यस। means this particular system is devoid of any kind of friction. Okay, यस सर। और जब हमने कहा कि इस स्ट्रिंग का और पुली का मास भी हम नहीं कंसिडर कर रहे, इट मींस दीज मासेस आर सो हैवी कि इनका मास वहां पर नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब अगर मैंने कहा m2 इज हेवियर देन m1, तो बॉडी नीचे जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी रोप के साथ किसी चीज को सस्पेंड कर दो तो क्या होता है, देखो ध्यान से। अभी ये एक वायर है, ये एक स्ट्रिंग है, अभी इसके साथ कुछ भी सस्पेंडेड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कैसे दिखा रहा है, ऐसे एक सिंपल मतलब देयर इज नो टेंशन इन इट, इन फैक्ट, है ना? यस सर। दिस इज नॉट स्ट्रेच्ड। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं कोई एक हैवी चीज सस्पेंड कर दूं तो फिर ये ऐसे टेंशन आ जाएगी इसके अंदर एक। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम कंप्लीटली स्ट्रेट। जो टेंशन होती है, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द रिजिड पार्ट। नाउ व्हाट इज द रिजिड पार्ट? टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, जहां पर पुली फिक्स्ड है स्ट्रिंग के साथ। ठीक, तो पुली कहां पर फिक्स्ड है? इस तरफ। तो टेंशन हमेशा मास से अपोजिट लगेगा, दिस विल बी टेंशन टी। ठीक है, फिक्स्ड है का क्या मतलब है कि सिर्फ स्ट्रिंग फिक्स थोड़ी? फिक्स्ड पोजीशन का, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ जहां पर पुली फिक्स्ड है। अब ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है ये तो मूव नहीं करेगी ना, ये मास ही ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यस सर। तो दिस विल रिमेन फिक्स्ड, दिस एंड विल रिमेन फिक्स्ड। यस सर। ठीक है, तो टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स दिस, या आप ये भी कह सकते हो टेंशन इज अ नॉर्मल फोर्स एंड इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। इसका वेट कहां जाएगा m1 जी? नीचे जाएगा। यस सर। तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है बेटा,
Yes, sir. अब यहां देखें, वेट m2g नीचे लगेगा तो इसका टेंशन ऊपर लगेगा, ठीक है। यस सर। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने दोनों जगह सेम टेंशन ली है। Why I am taking tension equal in both the parts? क्योंकि ये हमने क्या कंसिडर करा, एक सिंगल स्ट्रिंग। तो दूसरी assumption क्या है? दूसरी assumption ये है the tension T is same in a single string। और आप ऐसा भी कह सकते हो, there will be या there will not be different tensions in only one string। एक स्ट्रिंग के अंदर दो डिफरेंट टेंशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है बेटा। ठीक है सर फिर नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ की तरफ, हाँ, सर उससे कोई रिलेशन नहीं होगा उसके अपोजिट साइड होने के अलावा, अपोजिट डायरेक्शन के अलावा? नहीं। ओके सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां निकालना क्या चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। यानी इस सिस्टम की एक ही एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा ना, और वाइस वर्सा, जिससे कि ये नीचे आएगा उसी से ये ऊपर जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये वाला पार्ट, लेट दिस बी माय फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माय सेकंड वन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब भी कभी देयर आर मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो हमेशा पहले क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, विच विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है। यानी मैं अगर इस पॉइंट को कंसिडर करूं, तो इस पॉइंट पे वन का बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इस पॉइंट पे m1g नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, बट सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन। कौन सा केस हो गया, एलिवेटर वाला केस आ गया फिर से। यानी बेटा जब टेंशन बड़ा होगा m1g से, दैट विल बी द ओनली केस जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो बेटा T माइनस m1g विल बी इक्वल टू m1a, पहली इक्वेशन बन गई। बेटा ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया? सना समझ में आया? सर ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो, एक बार फिर से बता दोगे? देखो m1g नीचे एक्ट कर रहा है, T ऊपर एक्ट कर रहा है, बट द सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स। मान लो कि ये एक्सेलरेशन ना होता, तो इसका मतलब T और m1g इक्वल होते, इक्विलिब्रियम में होते। यस सर, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर m1g T से बड़ा हो जाए तो बॉडी नीचे जाएगी, लेकिन अगर Yes, T sir. बड़ा हो जाए m1g से तो बॉडी को ऊपर जाना चाहिए। हाँ जी सर। तो बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब T बड़ा है m1g से, यस सर। तो T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। सर फिर मतलब ये फॉर्मूले के अंदर ये m1 है, हमने मतलब एक्सेलरेशन उन्होंने लगाई है। ऑब्वियसली भाई ये वाली बॉडी एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, T क्या है? टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स। यस सर। m1g क्या है? वेट, वेट इज अ फोर्स।
हाँ जी सर. So force minus force is force. Yes sir. Force will be mass into acceleration. Okay sir. टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन है ना? टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वजह से टेंशन बनी ना। देखो ये बॉडी हैवी थी तभी तो वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना। तो फर्स्ट वाले में जो ऊपर जा रहा है वो टेंशन की वजह से जा रहा है. बात समझो, यहाँ पर तीन फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, एक तो M1G, एक T और एक दोनों का रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ थी, अपवर्ड्स ना। Yes, तो sir. फोर्स की डायरेक्शन हमें एक्सेलरेशन बताएगी। मतलब एक टाइम था जब दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में थी, बट सडनली सिस्टम एक तरफ मूव करने लगा, तो दूसरी साइड वाला सिस्टम उससे अपोजिट जाएगा Yes, sir. ऑन अ प्लेन। Yes, sir. बट देखा जाए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। Yes, sir. भाई समझो, ये दो बॉडीज हैं, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और पुली से फिक्स्ड है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब देखा जाए तो एक ही स्ट्रिंग है और एक ही स्ट्रिंग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बिकॉज पुली का जो मोशन है वो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा था, वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट Yes, sir. एक प्लेन पे देखें तो एक बॉडी नीचे जा रही है, एक बॉडी ऊपर जा रही है, लाइक अ सीसॉ। Yes, sir. सीसॉ में क्या होता है, एक साइड की बॉडी नीचे जाती है तो दूसरी वाली ऊपर जाती है ना। यस सर. Yes, sir. तो फोर्स की जो डायरेक्शंस होती हैं वो अपोजिट होती हैं, एक में फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही होती है, एक में फोर्स अपवर्ड्स लग रही होती है। सेम इज द केस है। Yes, sir. तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं सेकंड का, तो सेकंड का एफबीडी कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। M2G नीचे, T ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो इक्वेशन बन गई M2G ग्रेटर देन T, यानी M2G माइनस ऑफ T इज इक्वल टू M2A। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes sir. सबको क्लियर है ये पार्ट, लक्ष्य बेटा क्लियर है। Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. वंश, वंश क्लियर है बेटा। सना क्लियर है। Yes, sir. अनुभव, हाँ जी सर, क्लियर. दक्ष, Yes sir, clear है sir. ठीक है। अब बेटा दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, M2A माइनस ऑफ T प्लस ऑफ M2G। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटा T तो कैंसिल आउट हो गया, so we have M2 minus M1 into G is equal to M1 plus M2 into A. So acceleration will be M2 minus M1 upon M2 plus M1 into G, ठीक है। ठीक है बेटा, Sir. अब इसको इतना सब कुछ करे बिना हम ऐसे भी याद रख सकते थे कि in a two body system या for a two body system the acceleration of the pulley, या हम ये कहें acceleration of any of the two bodies which are wounded on a pulley connected to the two ends of the string is given by acceleration due to gravity into difference of the masses upon sum of the masses। ऐसे भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे यही हो रहा है, difference of the masses upon sum of the masses into acceleration, ठीक है, due to gravity। ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा। सर तो फिर लास्ट फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है नहीं है? हाँ बेटा, ये एक्सेलरेशन आ गई, कॉमन एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे ये कहता कि बेटा टेंशन निकालो, तो मैं टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लिख दूं 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, टू बॉडी सिस्टम के लिए। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया, तो कुछ भी नहीं है, आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे प्लेस कर दो, यू विल हैव द रिलेशन टेंशन इक्वल टू 2m1m2 g अपॉन m1 प्लस m2। यानी ये जो टेंशन होगा, टेंशन विल बी ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द masses अपॉन सम ऑफ द masses इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यस सर। तो कनेक्टेड मोशन में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बेटा क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. अच्छा, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। है कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ये पुली हमें एक इंक्लाइन प्लेन पे दे रखी होती, फिर क्या होता? इसको रब कर दूं बोर्ड को? कर दूं बेटा बोर्ड को रब? यस सर। अब देखो, अगर मान लो ये पुली मैंने यहां अटैच कर रखी होती है, ठीक है, या फिर मैंने इस पुली को यहां अटैच किया हुआ, तो अगर एक बॉडी यहां होती और एक बॉडी यहां होती, एक बॉडी यहां और एक बॉडी यहां, तो फिर क्या करते? अब ऐसे वाली सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले मुझे इंक्लाइन प्लेन की मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक साइड है जो कि स्लोप पर है, ठीक है, और एक बॉडी यहां पर फिक्स है, ठीक है, ए बी सी। अब इस फिक्स बॉडी का मैकेनिक्स क्या कर रहा है? मतलब अभी ये बॉडी यहां पर पड़ी हुई है एंड इट इज अबाउट टू स्लाइड, तो सबसे पहली बात, इसका वेट किस तरफ लाई करेगा? वेट कहां जाएगा बेटा इसका? इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स यहां पर जाएगा। मान लिया कि इसका मास m था, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ जाएगा? Perpendicular. है बेटा, The perpendicular. किसके परपेंडिकुलर? Object, sir. यहां पर? Yes, sir. गलत, Object से perpendicular. इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या समझा था? ये एक बॉडी पड़ी है, इसका वेट नीचे
तो ये सरफेस लगाएगा ना परपेंडिकुलर, नॉर्मल सरफेस तो ये लगाएगा ना, यानी बॉडी जिस सरफेस पे पड़ी होती है वो सरफेस नॉर्मल लगाता है, ठीक है। ओके सर। So this will be the normal n। अब अगर ये एंगल थीटा है तो मैं अगर इसको यहां पर एक्सटेंड करूं और इसको इसके पैरेलल ले लूं, इट मींस मैंने क्या करा, इस mg को रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स में। आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा? सर क्या चीज मेरे साइड में वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैं पूछ रहा हूं ये वाला एंगल कितना होगा? सर 180 डिग्रीज माइनस बाकी दोनों एंगल्स। ये एंगल भी थीटा होगा। 90 माइनस, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। सर ये वाला ओके कौन से वाला बेटा? ये वाला एंगल थीटा होगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। कैसे करोगे इस बात को प्रूव? देखो इस वाले पॉइंट को अगर मैं खिसका के यहां ले आऊं तो एक वेक्टर ये गया, एक वेक्टर ये आया mg, और एक वेक्टर ऐसे आएगा, आएगा बेटा? यस सर, ये तो आपका mg था, लेट दिस बी f1, दिस बी f2, तो बेटा ये आपका f1 आ गया, ये आपका f2 आ गया। अब देखना ये 90, ये भी 90, ठीक है। यस सर। तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना? -45 माइनस थीटा। बेटा 45 कहां से आया? सर 90 माइनस 90 थीटा, 90 सॉरी। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? दिख रही है Yes, ना sir. परपेंडिकुलर? तो इन दोनों के बीच का ये कंप्लीट एंगल 90 होगा, होगा? हाँ जी सर। So for this to be 90, this angle must be theta. सर ये वाला पार्ट थोड़ा विजुअलाइज नहीं हो रहा सर। देखो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, वेट करो। ये आपका 90 माइनस थीटा था, हाँ जी सर। ये 90 था, यस सर। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। हाँ जी सर। इतने वाले को अगर मैं x मान लूं तो 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90। यस सर। So x has to be theta ना? यस सर, यस यस सर, यस सर आगे सर। तो ये एंगल जो होता है उतना ही ये वाला एंगल बनता है, याद रखना इस बात को। कभी भी इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस में गलती मत करना, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये बनेगा, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। So this f1 is equal to mg
sin theta and this F2 is equal to mg cos theta. ठीक है बेटा? ठीक है? सर हमने ये रिजॉल्व थीटा के कंपैरिजन में करना है जो हमने अभी निकाला है। एग्जैक्टली थीटा के कंपैरिजन, थीटा के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व करा हमने इसको। ओके सर, यस। बेटा जितना इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है उसी एंगल के रिस्पेक्ट में रेजोल्यूशन किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव रिजॉल्व्ड mg, हमने n को क्यों नहीं रिजॉल्व करा? तो ना हमने n को रिजॉल्व क्यों नहीं करा? हमने mg को ही रिजॉल्व क्यों करा बेटा? सर हाँ एक्चुअली मैंने लास्ट आपका वो सुना था कि अब ऊपर बता रहे थे कि वो थीटा होगा दोनों, मैंने कुछ बोला नहीं, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ बोलो बोलो। सर मैं एक्चुअली मेरी मीटिंग ड्रॉप हो गई थी और मेरे पापा का कॉल आ गया था, उसके बाद मैंने सिर्फ लास्ट टाइम तक सुना जब आपने बोला कि दोनों थीटा होंगे एंगल्स। अच्छा चलो कोई नहीं, अब आप इसका वीडियो देखना एक बार। हाँ ठीक है, यस सर। अच्छा अनुभव, हमने n को रिजॉल्व क्यों नहीं करा बेटा? हमने mg को रिजॉल्व क्यों किया? सर उसने चार्ट पे लिखा सर। वॉइस कट हो रही है। ओके सर मैं बेटा, बताऊं, मैं ट्राई करूं सर? हाँ बोलो। सर क्योंकि सर mg एक फोर्स है, हमने मतलब उसकी यूनिट को करा रिजॉल्व। नहीं देखो सर न्यूटन भी तो वही होते हैं। देखो n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। n क्या है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स ही है, जो हमने ये वाला नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी लास्ट टाइम कि mg नीचे जा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है ना? इसको ही आपने n बोला या r बोला, कुछ बुक्स में n लिखा होगा, कुछ में r लिखा होगा। हमने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व यहां इसलिए नहीं करा बिकॉज के वो तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो जो चीज ऑलरेडी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है उसको थोड़ी रिजॉल्व कर पाते हैं हम लोग। रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि हम ये देखते हैं कि एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस हो और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, है ना? सर रिजॉल्व का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इस सिचुएशन में? किसी भी सिचुएशन में रिजॉल्व करने का मतलब होता है to find out two components, one is parallel to the axis and one is perpendicular to the axis. ओके सर। अब यहाँ mg आपका एक एंगल थीटा पर है ना, किसके साथ? इस n के साथ। तो हमने यहाँ दो कंपोनेंट्स ले लिए, किसके? इस वाले सरफेस के, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल। ओके सर। जब हमने वेक्टर्स में रेजोल्यूशन किया था वहां पर भी हमने यही बात की थी ना, if this is theta and this is a vector, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक पैरेलल टू द एक्सिस a cos theta, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस a sin theta, है ना? सर हाँ बेटा। सर इसके अंदर जब हमने F1 F2 लिखा तो उसके अंदर हमें मासेस डिफरेंट नहीं लेने चाहिए? नहीं, mg sin theta और mg cos theta दो अलग-अलग फोर्सेस थे ना, इसलिए मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि F1 की वैल्यू mg sin theta आएगी, इसकी वैल्यू mg cos theta आएगी। सर क्योंकि सर दोनों पे F1 F2 तो फोर्सेस अलग-अलग लग रही है, तो मासेस भी अलग-अलग नहीं होना चाहिए था? आप नहीं, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। समझो, हमने F1 F2 वहां पर समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि मैं अगर सीधा यहाँ लिखता कि ये mg sin theta, तो भी तो क्वेश्चन यही होता कि हाउ इट इज mg sin theta। तो मैंने ऐसे ही मान लिया कि लेट्स से कि एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, क्योंकि वो रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? mg का और n का। हाँ जी सर। ठीक है ना? mg Yes, और n दो अलग अलग फोर्सेस का रिजल्टेंट है ना बेटा वो। वैसे भी ये फोर्सेस अलग ही आएंगी। मान लो, अच्छा चलो मान लो कि ये थीटा 30 डिग्रीज होता, तो ये आंसर क्या होता आपके पास? mg/2। ये आंसर क्या होता आपके पास? mg√3/2 होता ना? यस सर। तो अभी भी तो फोर्सेस अलग ही हैं।
यस सर, ओके सर, तो मास तो वही है, बट उसके ऊपर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं दे आर डिफरेंट। ओके सर, ओके। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? लक्ष्य समझ में आई बेटा बात? यस सर। संस्कृति क्लियर है? वंश सर उसने सर मेरे को मैसेज कर रहा है, उसका माइक नहीं चल रहा सर। अच्छा सर वो ट्राई कर रहा है सर, वो लास्ट अभी अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसके लिए भी सर वो ट्राई कर रहा है सर। अच्छा 10 चलो मिनट कोई से। बात, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा आई होप कि यहाँ से ये बात क्लियर है कि जब हम लोग रेजोल्यूशन करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये वाला जो कंपोनेंट आता है ये mg cos थीटा होता है, और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल दिस इज mg sin थीटा। नाउ आई होप कि रेजोल्यूशन क्लियर हो गया। Yes, sir. पक्की बात ना? किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब ये बात भी क्लियर है कि ये वाला एंगल हमेशा यही वाला एंगल होगा जो कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? यस सर। आज कुछ नेटवर्क की ज्यादा ही दिक्कत है क्या? सर आज थोड़ा मौसम खराब है ना। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मेरी तरफ से तो क्लियर है बिकॉज आई एम ऑन 2 डिवाइसेस और दोनों डिवाइसेस पे बिल्कुल वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। सर मेरे पास भी नेटवर्क सही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने पुली लगाई है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पुली लगा के हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप ये पिछला पार्ट पूरा लॉज ऑफ मोशन अच्छे से एक बार पढ़ के रखें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल टॉक अबाउट द इंक्लाइन प्लेन, पुली ऑन द इंक्लाइन प्लेन, और उससे पहले इस रेजोल्यूशन की भी प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। यस सर। और इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अगर आज कुछ नेटवर्क ग्लिचेस हैं भी आपकी साइड पर हैं शायद, तो आप उसको एक बारी वीडियो को देख के जो भी कोई इंपॉर्टेंट बातें अगर आपकी रह गई हैं तो उनको एक बारी क्लियर कर लें। ठीक है? और अपने डाउट्स मतलब अपने डाउट्स राइट डाउन कर लें सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकें। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम। और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, अगर कल आते हैं तो और परसों आते हैं तो भी। थैंक यू सर। ओके।